हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। इसके कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और शेष पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सही है। थर्ड है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह भी सही है। फोर्थ है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह गलत हो जाएगा, है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। एक 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, और उसके जगह उसको कहाँ रखा गया है? संपत्ति के अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 के द्वारा इसको वहाँ मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 300 का के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की छीनता या न्यून करता हो। ठीक है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वो कौन सा है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14, 15 एंड 16। 14, 15, 16, 17, 18 तक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 14, 15, 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है और यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, और यह विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार जो है वह समता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के 5। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, कौन सा अनुच्छेद होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 1 और 2। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 तो सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया हुआ है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, 4, 5, तो ध्यान में रखना ये अनुच्छेद 1 और 16 का 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। ठीक है, बाकी कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये सारे मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, कथन एक ए है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य जो है वह असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि सभी लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी, ये भी सही है, कारण भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक, हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। ये सही है। कथन 2 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से ए सही है और आर गलत है, और कथन 1 सही है एंड कथन 2 गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं रहेगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों यथा इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ 1992 एवं एम नागराजन बनाम भारत संघ 2006 में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया गया, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 77वें संशोधन अधिनियम 1995। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता में खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पुनः 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इस खंड में पारिणामिक ज्येष्ठता हेतु उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। यथा संशोधित अनुच्छेद 16(4)A के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, ए, बी और सी सभी मिलाकर। ठीक है, यहाँ देखिए ए में दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये सही है। बी में है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। एंड सी में है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 जो है यह समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? फर्स्ट है कानून बनाकर, सेकेंड है शिक्षा की उन्नति द्वारा, थर्ड है जन जागरण द्वारा और फोर्थ है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1, 2 और 3 सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। सही है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। ठीक है। और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग के हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। बाकी हमने देखा 14 से 18 तक तो समता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 जो है सभी के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया और वो कौन कौन से है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रावधान है? मूल अधिकार का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो है यह वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के तहत निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है। फर्स्ट है वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की। सेकेंड है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की। थर्ड है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की। फोर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद चरण करने की, अनुच्छेद 19 के तहत बोला गया है। एंड फिफ्थ में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की। और सिक्स में है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की। ठीक है। ध्यातव्य है कि संपत्ति रखने, खरीदने, अर्जित करने और बेचने की स्वतंत्रता जो है वह मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 F में शामिल थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस उपखंड का क्या किया गया, लोप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के प्रत्येक रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है। किंतु अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकारों में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किसमें है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के क ए में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ए के तहत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है। बाकी सारे आते हैं उसमें। अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 के 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निबंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 जो है यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 जो है यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब आपको अधिकार है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और ये मूल अधिकार है, तो कौन सा अधिकार होगा? ऑप्शन कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जो गलत है उसको बताना है। फर्स्ट है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ये सही है। थर्ड है कि अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है कि जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। ये भी सही है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर है। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संदर्भ में यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ठीक है, बल्कि यह भार राज्य पर है कि वह सिद्ध करे कि ऐसी कानून की प्रक्रिया स्वेच्छाचारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही, न्याय संगत और युक्तिपूर्ण होनी चाहिए, न कि स्वेच्छाचारी, काल्पनिक या दमनकारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में किसे मान्यता दी गई है? आवास का अधिकार, बिल्कुल सही है। विदेश यात्रा का अधिकार, बिल्कुल सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, यह भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ठीक है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि
रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये तो हमें पता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये डीपीएसपी में है, लेकिन यहाँ इस तरीके से इसका बताया गया है कि हमें समान आर्टिकल 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग ने इसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है। ठीक है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। ठीक, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणावाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचलन का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है और इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। फर्स्ट है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, सेकंड है शीघ्र विचारण का अधिकार, थर्ड है विधिक सहायता का अधिकार, फोर्थ है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, फिफ्थ है पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, सिक्स है फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, सेवेंथ है अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, 8 है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, 9th है अच्छी सड़कों का अधिकार, 10 है प्रतिष्ठा का अधिकार, 11th है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता एंड 12th है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जो है यह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो निजता के अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। इस निर्णय में निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित मानते हुए इसे संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानकर स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21।
नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है आता है, पूछा गया है। फर्स्ट है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना। सेकेंड है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। थर्ड है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। एंड फोर्थ है मृत्युदंड। तो इसके दायरे में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत्युदंड। ठीक है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इंकार कर दिया था। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से कोई या सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, तो अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण स्वतः निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु, ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो है यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य जो है यह 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कथन दिया हुआ है कि राज्य जो है
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य जो है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है। फर्स्ट है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत। ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। एंड कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये सही है। तो ये है बंधुआ मजदूर, मानव देह व्यापार, ये आर्टिकल 23। एंड कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है, ये आर्टिकल किस में है, ये 24 में। ठीक है। तो इस तरीके से 1 और 4 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों या खानों में या अन्य कृषि परिसंकटमय नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अस्पृश्यता का अंत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, ICCPR के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक। तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 का 3। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, दोहरे दंड की धारा ये तो है, कायोत्तर विधि ये भी है, यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है, स्वयं के अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध ये है। तो हमसे पूछा गया कौन सा हिस्सा नहीं है अनुच्छेद 20 का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 का खंड 2 कायोत्तर विधि, ठीक है, अनुच्छेद 20 का खंड 1 तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध अनुच्छेद 20 का खंड 3 इसका हिस्सा है। अतः अनुच्छेद 20 कायोत्तर विधि अर्थात ऐसी विधियां जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त नहीं है, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ आपको बताना है। फर्स्ट है कि अनुच्छेद 22 स्वयं की पसंद की अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये तो सही है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 22 के 2 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, ये भी सही है। अनुच्छेद 22(2) में संसद जो है वो विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22(1), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, तो ये सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद जो है वह विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कितने टाइम के लिए, तो 3 महीने के लिए। ठीक, प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, कितने टाइम के लिए, तो ऑप्शन बी 3 माह के लिए। भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा
बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। यह भी सही है। थर्ड है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल दो कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 22(3)(b) के तहत उपयुक्त बात निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होती। ठीक है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2004 में निरस्त हुआ कि धारा 32 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की रैंक या इसके ऊपर के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर दर्ज किया गया हो, को उस अधिनियम के तहत अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है और यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है। ठीक है, तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल की व्यवस्था जो है वह कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल जो है वह कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंध के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में ना हो। ठीक है, या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। कारागार और उनमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। फर्स्ट है कि धर्म प्रचार का अधिकार, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
थर्ड है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। फोर्थ है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण ए फर्स्ट शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मानववाद के अधीन। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ठीक है, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो यहाँ देखिए लोक व्यवस्था बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा ये गलत हो जाएगा, शिक्षा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सदाचार ये सही है, स्वास्थ्य ये भी सही है, धर्मनिरपेक्षता ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो 1, 4 एंड 5 वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये भी सही है। थर्ड है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। फोर्थ है कि अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। थर्ड है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। फोर्थ है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 30।
नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक को कथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान जो है केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी सही है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य जो है वह किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को ही प्रदान की गई है। ठीक है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधान मंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायपालिका को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।